तो चलिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था इंडिया काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 तक। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं और जैसा कि आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की बात करते हैं हम। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तब 1892 के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट आर एज फॉलोज। तो इसके फीचर के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। यहाँ पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किए गए थे जिसमें इंडियन भी थे आपके। अब उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है, लेकिन जो मेजोरिटी है वो मेंटेन की जाती है, बट मेजोरिटी मेंटेन्ड। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जो ऑफिशियल मेजोरिटी, यहाँ पे ऑफिशियल लिख देता हूँ, ऑफिशियल, ओके, याद करने में आपको आसानी होगी। फिर सेकंड में आपका क्या आता है कि इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है दोस्तों, उसके फंक्शन को बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया कि अब इसके पास पावर आ गई है कि ये बजट डिस्कस कर सकता है, यानी डिस्कशन हो सकता है बजट में, बजट का, और उसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस ऑफ एग्जीक्यूटिव को एड्रेस किया जाएगा। ठीक, थर्ड में क्या आता है, ये थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ। तो यहाँ पे कुछ और नॉन ऑफिशियल मेंबर, जैसा कि मैंने पहले इसमें बताया गया था, इंक्रीज किया गया, तो वही कह रहा है कि कौन कौन बढ़ाए गए। ए आता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइस रॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है बाय द वाइस रॉय, यानी वाइस रॉय के द्वारा यहाँ पे ऐड किया जाएगा, यानी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा वाइस रॉय के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पर, यानी यहाँ पे वाइस रॉय ऐड करेंगे किसके रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन यहाँ पे किसका होने वाला है, ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर बी में आता है दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाई द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनसिपालिटीज़ हो गया, यानी इन सबको जो ज़रूरत होगी तो रिकमेंड करेंगे कि हाँ ये जो है ऐड किए जाने चाहिए। ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर्स। ठीक है, फिर द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स। तो इस एक्ट में एक खास बात हमें और देखने को मिलेगी कि इसमें लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न था, यानी यहाँ पे लिमिटेड था और इनडायरेक्ट, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविज़न किस चीज़ का हमें देखने को मिलता है, इलेक्शन का, कि यहाँ पे जो मेंबर हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, उनको इलेक्ट किया जाएगा ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी दोनों ही काउंसिल में, इन बोथ काउंसिल्स। तो ये चीज़ हो सकती है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं वो कहाँ से, पहले उनकी शुरुआत कहाँ से हुई इलेक्ट होने की, तो यहीं से आप कह सकते हैं। द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज इन दैट, लेकिन जो ये इलेक्शन वर्ड है ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, वर्ड नॉट यूज्ड। फिर द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन, और ये इस प्रोसेस को क्या कहा गया, इसको कहा गया नॉमिनेशन, यानी हम नॉमिनेट कर रहे हैं ना कि इलेक्शन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट, और ये दो इंपॉर्टेंट एक्ट आपके होने वाले हैं। ये हो गया आपका और 1909, 1919 और 1935, ये तीनों ही एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है,
सो कुछ ज़्यादा मैंने साइड में लिख दिया है, दैट्स द रीज़न वाई ये शेप नहीं आ रही इसमें, कोई बात नहीं, देखो ऐसे देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं कि दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और इसको क्या कहा जाता है, मॉर्ले। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ बढ़िया से, ठीक है, मॉर्ले मिंटो। तो ऐसे तो आपको रंगीन लगने वाला है ये। सेलेक्ट अनदर रेड कलर, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है एग्जाम वगैरह में, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। लॉर्ड मॉर्ले वॉज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और उस टाइम पे जो लॉर्ड मॉर्ले हैं, और ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। जो मॉर्ले हैं, लॉर्ड मॉर्ले, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो मिंटो थे वो क्या थे, वॉज देन वाइस रॉय, मिंटो वाइस रॉय थे, ठीक है। तो ऐसे पढ़ने में लगेगा कि मॉर्ले और मिंटो एक ही हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग थे। अब यहाँ पे बैठते हैं इसके फीचर्स की तरफ दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एलसी की साइज को बढ़ाया जाता है, ठीक है, साइज यहाँ पे बढ़ाया गया। बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, दोनों ही, प्रोविंशियल में भी और आपके सेंट्रल में भी। द नंबर ऑफ मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज फ्रॉम 16 टू, और यहाँ पे 16 से 60 हो जाता है सेंट्रल में, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाज नॉट यूनिफॉर्म, और जो आपकी सेंट्रल में है ये तो 16 से 60 किया जाता है, लेकिन जो आपकी प्रोविंशियल में जो काउंसिल थी उसका कोई यूनिफॉर्म नंबर नहीं है, इस वजह से एग्जैक्टली यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन नहीं किया है। और आपके पास बुक है ना, तो बुक लेके बैठिएगा लक्ष्मीकांत की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अमेजॉन वगैरह से, या फिर जाके किसी स्टोर पर ले सकते हैं। It retained official majority in Central Legislative Council but allowed the Provincial Legislative Council to have non-official majority। यहाँ पे ऑफिशियल जो मेजोरिटी है दोस्तों, एक चीज़ आप देखेंगे कि चेंजेस यहाँ पे अब शुरू हो रहे हैं। ऑफिशियल जो मेजोरिटी है वो रिटेन की गई कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी यहाँ पे हो जाती है। इट एनलार्ज, फिर थर्ड नंबर आता है हमारा दोस्तों, थर्ड पॉइंट दिया गया है जो, इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल्स। यानी इसने जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों ही लेवल पे, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल हो और चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल हो, उसको एनलार्ज किया, उसकी जो क्राइटेरिया है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इन्हांस या बढ़ाने का काम किया गया। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आया सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मोर रेजोल्यूशंस ऑन द बजट, अब यहाँ पे ज़्यादा रेजोल्यूशंस आ सकते हैं कि किस और जगह पे कहाँ और ज़रूरत है, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इस एरिया में यहाँ पे इतने बजट की ज़रूरत है, तो हम इसको और बढ़वा सकते हैं कह के। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इन्हांसमेंट हमें देखने को मिल जाएगी, तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि इट प्रोवाइडेड फॉर दी फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या आता है, और फर्स्ट टाइम वाली जो चीज़ें होती हैं दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट टाइम में यहाँ क्या होता है, फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब यहाँ पे इंडियंस का एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन होता है कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ऑफ वाइस रॉय एंड गवर्नर, किसके किसके, वाइस रॉय में, वाइस रॉय के साथ और गवर्नर के साथ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और यहाँ पे कहते हैं कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले बनते हैं इंडियन, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, जो कि ज्वाइन करते हैं वाइस रॉय के काउंसिल को। किसको ज्वाइन करते हैं? वाइस रॉय की काउंसिल को, काउंसिल ऑफ वाइस रॉय, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, और इनको क्या बनाया गया? इनको बनाया गया लॉ मेंबर, इनको लॉ मेंबर बनाया जाता है, ठीक। फिफ्थ नंबर पे आते हैं हम। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, और यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, और हिंदू मुस्लिम के बीच जो ये धीरे धीरे सत्ता में आने के लिए जो लोगों के बीच आने लगी कि हम सत्ता में रहेंगे, लालच आने लगी, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही शुरुआत हुई कि इट स्टार्टेड, यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया बाई मुस्लिम, बाई एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, और यहाँ पे क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आया? सेपरेट इलेक्टोरेट का। और इसके अंतर्गत द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि जैसे कि मुस्लिम हैं तो वो केवल और केवल मुस्लिम वोटर से ही होंगे, ठीक, इलेक्ट किए जाएंगे मुस्लिम वोटर से। और इसलिए ये एक्ट क्या है? इसने लीगलाइज किया, इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, ठीक है। तो इस एक्ट ने ही कम्युनलिज्म लीगलाइज किया, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और यहाँ पे जो लॉर्ड मिंटो हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक। तो फादर ऑफ लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो यहाँ इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ना केवल कम्युनल जो है उस बेसिस पर डिवीज़न किया गया, यहाँ पर और रिप्रेजेंटेशन किसको दिया गया? जैसे प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस हो गए, कॉरपोरेशंस आपको पता है मल्टीपल कॉरपोरेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, उस हिसाब से। फिर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और कॉमर्स के चैम्बर जो कि ट्रेड वगैरह करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी और जमींदार, यानी अलग अलग सबके जो रिप्रेजेंटेशन हैं इसने दिए। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट, तो ये जब आपका नोट्स बनेगा ना तो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर मैं इससे ज़्यादा नीचे लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए नोट्स ऐसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं इसको इजीली, इंडियन एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव। और आज थोड़ा साफ साफ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो, ठीक। चलिए दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं। धीरे धीरे ना वो क्या होता है कि आदत पड़ जाती है देखते देखते कि यहाँ कितने में आ जाएगा। देखिए एकदम परफेक्ट हमने रोका हुआ है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। चलिए थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लिया करिए, थोड़ा सा आगे दबा दीजिए करिए 10-10 सेकंड वाला करके ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की तरफ हम बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। और वैसे ये जो चैप्टर है दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, इसमें आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने वाला है, क्योंकि मुझे भी लगता है ना, लेकिन कर भी आ सकते हैं ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसमें से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, सो अगर हम उसका ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है।
शेप तो बन जा भाई। अरे ओके, अब ये समझ लीजिए जितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा। पर एडिटिंग नहीं करूँगा, सब रॉ रखूँगा। अब ऐसे स्किप कर लिया करिए, 10-10 सेकंड बढ़ा, 10-10 सेकंड बढ़ा खाने एक करे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मोबाइल की हालत ख़राब हो जाती है अपने, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की बात करते हैं। ऑन अगस्त 20, 1917 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला आता है अगस्त 20, 1917 में क्या होता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पे ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होगा किसका, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। बार बार वही चीज़ें बता रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज द इनैक्टेड विच केम इनटू फोर्स इन 1921, और फोर्स हुआ ये कब, एनफोर्स इन 1921, ये चीज़ भी याद कर लीजिए। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, CHELMSFORD, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ा देख के अच्छे से लिख रहा हूँ ना कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कम ही हो, वैसे ह्यूमन एरर हो सकता है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें मॉन्टेगू क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो इनको मैं SS लिख देता हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप इसको याद कर लीजिएगा, S. और चेम्सफोर्ड कौन थे, कमेंट करके बताइए, वाइसरॉय, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, वाइसरॉय थे। फीचर्स की हम बात करते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला अगर हम फीचर देखेंगे इसका, तो यहाँ पे इट प्रोवाइडेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज। और यहाँ से जो चीज़ होती है वो बहुत आपको अच्छी लगेगी। और जैसा कि हमारे पास लिस्ट है, अलग अलग लिस्ट है कि ये जो है सेंट्रल लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में है, ये यूनियन लिस्ट हो गई, ये स्टेट लिस्ट हो गई, ये जो है कंकरेंट लिस्ट हो गई। कहेंगे भैया सेंट्रल लिस्ट क्या होती है, तो सेंट्रल लिस्ट इसमें आपको मिलेगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कहते हैं कि इसने क्लासिफिकेशन किया जो सारे सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के 2 कैटेगरीज में, एक सेंट्रल सब्जेक्ट हो गया और एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, किसमें, एक आपका जो है सेंट्रल के अंदर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट्स, क्योंकि लिस्ट है, सब्जेक्ट है, क्या है वो देखना पड़ेगा ना। उसके बाद एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट, दूसरा हो गया आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। द क्लासिफिकेशन वॉज डन बाय द डिवोल्यूशन रूल्स, और यहाँ पे किसके थ्रू हुआ था, ये हुआ था डिवोल्यूशन रूल्स से। अब डिवोल्यूशन रूल क्या होता है, डिवोल्यूशन रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। तो दीज रूल्स फैसिलिटेट द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस। और ये जो रूल्स थे, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि आपकी डेलीगेटरी अथॉरिटी क्या होने वाली है, आपको क्या क्या चीज़ें दी जा रही, ठीक है। डेलीगेशन आपका क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस, कि सेंटर के पास क्या क्या पावर रहेगी, प्रोविंस के पास क्या क्या पावर रहेगी, ठीक है। इन दिस वे द एक्ट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, और इससे क्या हुआ, थोड़ा सा फेडरलिज्म हुआ और रिलैक्सेशन हुआ, जो टेंडेंसी है और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हमें देखने को मिली है। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन दियर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। और अब यहाँ पर जो पहले सब कंट्रोल करते थे कि सेंटर से ही जो रूल्स बनेंगे, रेगुलेशन बनेंगे, वो आएंगे, अब यहाँ पे प्रोविंसेस के पास भी अपनी पावर आ गई। फॉर एग्जांपल अगर अभी देखेंगे तो स्टेट लिस्ट में आपका क्या क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, पुलिस हो गया, लैंड हो गया, टैक्सेस जो लगाते हैं वो हो गया ना। तो ये सारे जो होते हैं ये आपके स्टेट के अंदर आते हैं, और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो अपनी डिसीजंस ले सकती है, वो अपने कानून बना सकती है। जैसे कि प्रेजेंट एक क्वेश्चन आपके
आया था फिल्म्स में प्रिजन एक्ट को लेकर के। तो प्रिजन से रिलेटेड जो कानून होते हैं वो कौन बनाता है, स्टेट बनाती है। तो वही कह रहा है कि अब यहाँ पर पावर जो है वो स्टेट के पास भी आ गई, सेंटर से थोड़ा सा और जो सिस्टम है वो फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाउएवर द लॉज रिस्पेक्टिव लिस्ट, हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंटेन टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी, लेकिन यहाँ भी अभी भी तो सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट, और उसी के साथ साथ अब जो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को ये 2 पार्ट में डिवाइड किया इसने। पहला पार्ट कौन सा था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। एक ट्रांसफर्ड था और एक रिजर्व था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है इंक्लूड पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और यहाँ पे ट्रांसफर्ड में क्या आएगा, पब्लिक का हेल्थ आता है, पब्लिक हेल्थ, उसके साथ साथ एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो गया, और एग्रीकल्चर भी यहाँ पे आ जाएगा। और जो आपका रिजर्व लिस्ट है उसमें क्या क्या आता है, देखिए रिजर्व लिस्ट में रिजर्व कंटेन पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन एंड लैंड रेवेन्यूज, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो इसमें डेफिनेट सी बात है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आया, जैसे कि पुलिस हो गई। अब उस टाइम में पुलिस का मतलब ये नहीं था कि आप अपनी पुलिस बनाओ, अपने स्टेट में रखो, उनको कंट्रोल करो। उसमें पुलिस का मतलब हो गया कि उनको पूरा अपना कंट्रोल करना था। जैसे हमारे लिए आर्मी है, पहले उनके लिए कोई आर्मी नहीं थी, उनके लिए वो पुलिस ही उनकी आर्मी थी। तो वही सारा कुछ काम करते थे ना। हमारे लिए तो जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अलग हैं, आर्म फोर्सेस अलग हैं, से मिलिट्री अलग है, एयरफोर्स हमारी जो है वो अलग यूनिट है, वो पूरे देश को संभालती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है, पुलिस करती है, जो कि इंटरनली वो रहती है। तो उनके पास तो वही एक ही थी, तो इसी वजह से ये पुलिस को भी यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको हो सकती है इन फ्यूचर, इफ इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन, इट माइट बी पॉसिबल दैट कि आप टिक करके आ जाओ कि पुलिस वाज द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल, बट एक्चुअली ये नहीं है, ये रिजर्व लिस्ट में है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट में पुलिस आता है, और पुलिस यहाँ पे देखेंगे तो इस पर भी स्टेट अपने हिसाब से काम कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं हम। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन, पुलिस हो गया और प्रिजन हो गया। प्रिजन में उसके बाद क्या आता है आपका, लैंड रेवेन्यू हो गया, और फाइनेंस। अब इसी के साथ क्या होता है, द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। और ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट से दोस्तों ये एडमिनिस्टर किए जाएंगे किसके द्वारा, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, विद द एड ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं ऑन अदर हैंड वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहाँ पे जो रिजर्व वाला है ये गवर्नर इसमें भी रहेंगे, लेकिन गवर्नर के साथ साथ कौन रहेगा, गवर्नर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा गया है सेंटर का। और ये रिस्पॉन्सिबल किसको होगी, ये रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, जो आपकी मेन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके। ठीक है, उससे ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। दिस डुअल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी, और इसे ही क्या कहा गया, और इसको कहा गया इस डुअल स्कीम को, ठीक है, इस डुअल स्कीम को क्या कहा गया, डायरकी कहा गया।
और अ टर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डाई विच मीन्स डबल रोल, जिसमें डबल रोल की बात की गई। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, और ये एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहा है, ठीक है। अब ये अनसक्सेसफुल क्यों रहा है ये आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई थी कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं हाँ अच्छा ठीक है तुम अपना काम करो, फिर एक तरफ कह रहे हो कि नहीं कि जो आएंगे वो हमारी काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव होंगे, गवर्नर होंगे, तो सब उसमें घाल मेल कर दिया गया था, तो इधर उधर हो गई थी चीज़ें, तो कॉम्प्लेक्स ये चीज़ें बन गई थी, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या आया, फर्स्ट टाइम आया बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म का मतलब आपको पता ही है, तो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म आया। और बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है आप सभी लोगों को पता ही है। बाई कैमरलिज्म मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस यहाँ पे देखने को मिले, और यहाँ पर इलेक्शंस भी हमें पहली बार देखने को मिले। बाई कैमरलिज्म में देखने को मिलता है और डायरेक्ट इलेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस बाय बाई कैमरल अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट। और इसमें क्या आया, एक अपर हाउस आया जिसको क्या कहा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट। और अभी किसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, कमेंट करके बताइए। और एक लोअर हाउस आया, और एक लोअर हाउस आता है जिसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और यहाँ पे ये चूज़ कैसे होते थे, डायरेक्ट इलेक्शन से। इसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर चूज़ हुआ करते थे। अब बात आती है फोर्थ की, आइए बढ़ते हैं आगे। इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of 6 members ऑफ वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन कमांडर इन चीफ टू बी इंडियन। और यहाँ पे अब 3 out of 6 मेंबर जो हैं, किसके मेंबर, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो कौन होंगे, अब इंडियन होंगे, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। यानी वो कमांडर इन चीफ को इंक्लूड उसमें नहीं किया जाएगा। अब कमांडर इन चीफ को ही हटा दोगे तो क्या बात होगी। फिर फिफ्थ आता है दोस्तों, फिफ्थ में क्या है, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6। और अब इसमें 6 के लिए, क्रिश्चियंस के लिए जो कि इंडिया में रहते थे, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियन के लिए, यूरोपियन के लिए इलेक्टोरेट दिया गया कि यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा दिया है, बोला चलो अब मुस्लिम मुस्लिम नहीं, अब सबको मिलेगा, ठीक है। 6 नंबर में, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और अदर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे फ्रेंचाइज दी गई, ठीक है। फिर फ्रेंचाइज आया इसमें। इसी के साथ 7 देखेंगे, 7 में क्या होता है कि इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। और हाई कमिश्नर का ऑफिस खुलता है, हाई कमिश्नर लंदन में। तो बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ। और वैसे ये जो नोट्स हैं ना दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा बहुत ज़्यादा नोट्स हैं, बिकॉज आप एक बार समझे हुए हैं उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी। अगर ये 2/3 भी आपके लिए होता है, 1/3 भी होता है ना, तो यहाँ पर आपको लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे आप अपने 1 पेजर नोट निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। 8 की बात करता हूँ, प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 9th की बात करता हूँ, सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फॉर सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और यहाँ पे क्या आया, प्रोविंशियल बजट आया कि किसी प्रोविंस के लिए सेपरेट बजट हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो ये भी याद कर लीजिएगा। फिर 10th पॉइंट में क्या है, प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट्स ऑन इट्स वर्किंग फॉर 10 years ऑफ इट्स कमिंग फोर्स। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई एक स्टैट्यूटरी कमीशन की,
स्टैचूटरी कमीशन जो है लाया गया, किस लिए कि इंक्वायर करेगा और रिपोर्ट करेगा ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स, यानी 10 साल बाद ये जो है आफ्टर 10 ईयर के बाद ये रिपोर्ट करेगा, इट विल रिपोर्ट अपनी वर्किंग के ऊपर, ठीक है। फिर 11 आता है दोस्तों, इट प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ऑल्सो नोन एज नरेंद्र मंडल, और यहाँ पे नरेंद्र मंडल आया। और इसकी जो मैंने आपको बताया कि जो ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी कमीशन इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर ऑफ कमिंग इनटू फोर्स, ये किसके लिए है कि ये एक्ट 10 साल बाद कैसा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना, इसकी वर्किंग कैसी है, तो उसके लिए है, ठीक है। इट प्रपोज एस्टैब्लिशमेंट नरेंद्र मंडल, जिसमें चैम्बर ऑफ प्रिंस के नाम से जानते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंस, और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। द चैम्बर वॉज इनाग्रेटेड इन 1921, और इसको इनाग्रेशन इसका 1921 में होता है। इट कंसिस्टेड ऑफ 120 मेंबर, 120 में मेंबर होते हैं, जिसमें से 108 स्टेट, 12 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और हेड किया जाता है वाइस रॉय के द्वारा। फैसिलिटेट करता है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों साइमन कमीशन की, इसके बाद क्या आता है, साइमन कमीशन। आगे बढ़ते हैं हम। तो जो साइमन कमीशन है दोस्तों, नवंबर 1927 में द ब्रिटिश गवर्नर अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर थे इसमें, स्टैट्यूटरी कमीशन थी ये, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन जो है इसमें चेयरमैन थे। रिपोर्ट करेंगे ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और ये रिपोर्ट किस पर करेंगे कि इंडिया अब कैसा परफॉर्म कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है यहाँ पे, ठीक है। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन, और इसमें क्या है, इसमें जो है ऑल ब्रिटिश मेंबर थे, ऑल ब्रिटिश, इस वजह से इसका बॉयकॉट हुआ, ठीक है। एंड द कमीशन सबमिटेड इस रिपोर्ट इन 1930, और इसने अपनी रिपोर्ट को 1930 में सबमिट किया, सबमिटेड 1930, रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, और यहाँ पे अब अबॉलिशन किसका किया जाए, डायरकी का, और एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, और अब एक्सटेंड किया जाए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रेदर देन कि ये डायरकी है जिसमें अलग अलग ट्रांसफर्ड है, रिजर्व्ड हैं, इन सबको हटा करके एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन हो, और इस्टेब्लिश किया जाए अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट एंड सो ऑन, और यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए एक फेडरेशन की, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के को आपस में, मतलब एक फेडरेशन हो उनकी दोनों की, और उसी के साथ जो कम्युनल इलेक्ट्रेट वगैरह हैं ये सब ऐसे ही चलते रहेंगे। टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, और इसी के लिए यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है, जो कि आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स किसके होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडिया के, और उसी के साथ साथ इंडियन प्रिंसली स्टेट के। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वॉज प्रिपेयर्ड, और यहाँ से ही बनाया गया किसका, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स,
वॉज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये फिर यहाँ पे भेजा जाता है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास में, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये फिर बाद में 1935 में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कुछ चेंजेस में होते हैं। कम्युनल अवार्ड की बात करता हूँ दोस्तों, आप कम्युनल अवार्ड ये क्या है, चलिए तो अगस्त बात है दोस्तों, ये अगस्त 1932 की। अब अगस्त 1932 में क्या होता है, रैमसे मैकडोनाल्ड्स, कौन, रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया एक स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़, कि अब यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी रिकमेंड किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के रूप में जानते हैं। और द अवार्ड नॉट ओनली कॉन्टिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, बस ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द डिप्रेस क्लासेज ऑफ ST SC। और यहाँ पे ना केवल माइनॉरिटीज़ में, आपको पहले ही पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न आगे चलता है कि गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच जो है थोड़ा सा मनमुटाव होता है, वो मनाते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो आपके जो और माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि एंग्लो इंडियन वगैरह को दिया गया था, तो उनसे उतनी हमें मतलब है नहीं, तो मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, खासकर इनसे, इन्हीं के साथ साथ SC जो शेड्यूल कास्ट हैं और डिप्रेस क्लासेस हैं, उनको भी माइनॉरिटी समझ करके उनका इलेक्टोरेट सेपरेट कर दिया गया। और गांधी जी वर डिस्ट्रेस ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस क्लासेस, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये हमारे ही साथ हैं और हमारे ही धर्म का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई हैं, तो ये अलग कैसे हुए, ठीक है। यहाँ पे फिर डिप्रेस क्लासेस हैं अंडर 2 का फास्ट अनटू डेथ, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे SC ST को भी क्या माना जाता है, शेड्यूल, शेड्यूल कास्ट को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, ठीक है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बाद गांधी जी को ये पसंद नहीं आता, और गांधी जी जो है फास्ट अनटू डेथ चले जाते हैं, गांधी जी वेस्ट ऑन फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। अब फास्ट अनटू डेथ ये जाते हैं किस जगह पे, ये भी आपको देखना है कि उस समय कहाँ थे, एरवादा जेल में, एरवादा जेल जो कि पूना में स्थित है, ठीक है, पुणे में। टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड एट लास्ट देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर, और फिर यहाँ पे क्या होता है, एग्रीमेंट होता है जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, ये BR अम्बेडकर एंड कांग्रेस के बीच में। और इस एग्रीमेंट से क्या हुआ, रिटेन किया इसने, रिटेन्ड द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट, रिटेन्ड हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गेव रिजर्व सीट टू डिप्रेस क्लास, पर यहाँ पे जो है रिटेन किया, पर यहाँ पे रिजर्व सीट दे दी गई कि ठीक है, अगर आप ऐसा अलग नहीं करते हैं तो उस सीट्स में से हम रिजर्व की बात करेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पूना पैक्ट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेती है, एंड मॉडिफाइड द कम्युनल अवार्ड इन रिस्पेक्ट टू द डिप्रेस क्लास, और फिर वो डिप्रेस क्लास के रूप में उस जो अवार्ड है उसको क्या कर दी है, मॉडिफाई कर देती है कि शेड्यूल कास्ट अब आपको कहा जाएगा और आपके लिए रिजर्वेशन करी जाएगी। दिस मीन्स दैट द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटेन्ड इन कम्युनल अवार्ड। सब्सिक्वेंटली द प्रोविजन ऑफ द पूना पैक्ट वर इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, और ये जो है बाद में जा करके आगे 1935 वाले में लागू किया जाएगा। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्डों में, द कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव अंडर 1935 वाज बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड कम्युनल अवार्ड।
तो 1935 में जो है इसी के बेसिस पर किया गया। अब बात आती है हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट की, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, और आई थिंक ये आपको थोड़ा सा ये बड़ा होगा, इस वजह से हम दूसरे पेज में लिखते हैं इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, द एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड द कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और यहाँ पे पहले तो 1919 से शुरू हुआ, लेकिन अब ये एक माइलस्टोन के रूप में अचीव किया गया कि यहाँ पे कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। इट वाज अ लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस। और इसमें क्या कितने सेक्शंस है दोस्तों, इसमें लगभग 321 सेक्शंस थे। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा था ये। और इसमें 10 शेड्यूल्स थे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ें इससे इनकॉर्पोरेट की गई है। द फीचर ऑफ दिस एक्ट्स वर एज फॉलोज। इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किसका होता है, ऑल इंडिया फेडरेशन का। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें लिखूंगा। ऑल इंडिया फेडरेशन कंजिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स, जिसमें प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस यूनिट के रूप में काम करेंगे। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट। और यहाँ पे फिर 3 लिस्ट आती हैं। 3 लिस्ट कौन कौन सी थी, पहली आती है फेडरल लिस्ट, ठीक है, पहले इसमें फेडरल लिस्ट आई। दूसरी क्या आती है कि प्रोविंशियल लिस्ट, और लास्ट वाली आपकी कंकरेंट लिस्ट। जिसमें कितने कितने आइटम्स थे दोस्तों, फेडरल में 59, प्रोविंशियल में 54, प्रोविंसेस में 54, और कंकरेंट में 36। और इसमें आपको पता ही है कि जो फेडरल है वो फेडरल के अंदर में रहेगा, प्रोविंसेस के अंदर में प्रोविंशियल लिस्ट वाले आइटम्स आएंगे, और कंकरेंट में दोनों का जो है रहेगा। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। लेकिन ये फेडरेशन बीइंग में नहीं आती है क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन ही नहीं करते। इट अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और इसने अबॉलिश कर दिया डायरकी को प्रोविंसेस में भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाती है। और यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाएगी, देखने को हमें मिलती है। इन इट द प्रोविंसेस आर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दियर डिफाइंड स्फीयर। और अब जैसा कि मैंने बताया आपको तभी कि जो आपके जैसे स्टेट होते हैं उनके पास अपनी पावर होती है कि वो कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो उनके लिस्ट में अब जो जो चीज़ें आई हुई हैं, उनके जुरिसडिक्शन में जो जो आता है, वो सब उस हिसाब से अपना काम, अपना लॉ अपनी हिसाब से काम कर सकते हैं। मोर एवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। और इससे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंस में, उसको भी इससे बढ़ावा दिया गया। दैट इज़ द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और यहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर एडवाइस ऑफ मिनिस्टर पर काम करेगा, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और जो गवर्नर है वो एडवाइस ऑफ मिनिस्टर पर काम करेगा। मतलब बेसिकली 1990 से जो शुरुआत की गई थी उसी को स्ट्रेंथन करने का काम किया गया। इट केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड डिसकंटिन्यूड इन 1939। और ये 1937 में जो है इफेक्ट में आता है।
1937 में इफेक्ट में आता है और ड्रॉप हो जाता है 1939 में। थर्ड नंबर पे आते हैं हम दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे। तो इट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, और यहाँ पे डायरकी आई कहाँ पे, सेंटर में। डायरकी सेंटर में देखने को मिलती है। द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, और यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट हुआ, ठीक। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिड नॉट केम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, लेकिन ये ऑपरेशन में आता ही नहीं है। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, और यहाँ पे बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा प्रोविंसेस में भी, 6 प्रोविंसेस में, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपके जैसे यूपी हो गया, इन सब जगहों पे आपका बाई कैमरलिज्म है स्टेट लेजिस्लेचर में, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और उसी के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। जैसे कि यहाँ पे हो गया बंगाल, हो गया बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी BMA, तो इसको कैसे याद करेंगे, BBB, यानी 3 टाइम्स B हो गया MA, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बताइए आप मुझे। एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो इसमें क्या क्या है, B है, B है, B है, M है और A है। MBA हो गया, एक से MBA हो गया मान लीजिए, ठीक है, MBA, BB आपकी MBA, या शर्मा जी की BB MBA है, ठीक है। ऐसे मैं शॉर्ट बनाता हूँ, अभी चैनल पर कई सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। शर्मा जी की बेटी, अभी मूवी आई है ना, शर्मा जी की बेटी, हर बीवी होगा, बेटी नहीं होगा, शर्मा जी की BB MBA है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और फिर असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, और यू भी है इसमें, ये तो अभी देख रहे हैं हम तो इसमें लिख दीजिए डू यू नो, बाबू MB ख़त्म, लो ठीक बना दिया आप लोगों के लिए। अभी भी कुछ बचा हुआ है, 3 B हैं और एक M, एक U, एक A, और 3 B, 1 2 3 B, M, U और A, हो गया बाबू MB ख़त्म। सबसे बढ़िया याद हो गया आपको, चलिए याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4th नंबर में आते हैं, 5th नंबर में आते हैं, तो 4th में ही आगे बढ़ते हैं। तो वर मेड बाई लेजिस्लेटिव, यही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी ऐड कर दी गई, तो वही चीज़ कह रहा है। फिर इट रिजर्व्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सेट्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, और यहाँ पे रिजर्व्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी रखा गया, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन हुआ, और रिजर्वेशन एक जनरल सेट्स में हुआ, यानी इतनी सीटें जो है रिजर्व रहेंगी, और एक्सटेंड किया स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन, प्लस वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिला, एंड लेबर का भी, वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड लेबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया, अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, और लाया क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद ए टीम ऑफ एडवाइजर, और यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको एडवाइजर की टीम मिलती है। फिर 7 में हम देखते हैं, 7 क्या है, 7 में है इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी अबाउट 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, और यहाँ पे 14% ऑफ पॉपुलेशन उसको क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है।
और उसी के साथ साथ इसमें इस्टेब्लिश किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इस्टेब्लिश्ड RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट। ये कंट्रोल क्या करेगी, करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। फिर नाइन्थ में हम देखेंगे, नाइन्थ में क्या देखने को मिलता है, प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन आई, यानी आपके स्टेट PCS जिसको आप कहते हैं, यानी स्टेट PCS भी यहाँ पे आ गया आज की अगर हम डेट में देखेंगे। एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, और JP जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस के लिए, यानी ऐसी सर्विसेज जहाँ पे आपके एक प्रोविंस से ज़्यादा प्रोविंस में वो काम कर सकते हैं, उनके लिए ये आया, ठीक है, JPSC आता है। 10th में देखते हैं, 10th क्या है, इट प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, और यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ, फेडरल कोर्ट का, फेडरल कोर्ट 1937 में। सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया, बर्मा को सेपरेट कर दिया, बर्मा सेपरेटेड। और यहाँ पे 12 आता है, 12 देखते हैं हम। 12 में क्या आता है, क्रिएटेड 2 न्यू प्रोविंसेस उड़ीसा एंड सिंध, और यहाँ पे 2 न्यू प्रोविंसेस आते हैं, उड़ीसा और सिंध। तो उड़ीसा और सिंध कब बने थे, ये भी आपके फैक्चुअल में आ सकता है, तो आप यह स्टेट PCS वगैरह में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC भी पूछ सकता है, UPSC का भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आप इसको कह सकते हैं, 12 हो गया। 13 की बात करता हूँ, 13 में है प्रोवाइडेड सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और सेफगार्ड प्रोवाइड किया माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल रेलवे अथॉरिटी, और यहाँ पे क्या आया, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, फेडरल रेलवे अथॉरिटी आई, और उसी के साथ अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 15 में देखेंगे अगर आप, अपॉइंटमेंट ऑफ, किसका अपॉइंटमेंट किया गया यहाँ पे, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किस लिए किया गया, ऑडिट करने के लिए अकाउंट ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस, यानी फेडरेशन के भी और प्रोविंसेस के भी अकाउंट को ऑडिट करने के लिए। तो यहाँ से ये जो कहानी है वो ख़त्म होती है, और अब हमारा जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है उसके बारे में बात करते हैं, फिर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है शुरुआत होती है रियल जो हमारा लक्ष्मीकांत है। पहले आज इसको हम ख़त्म कर देते हैं, अगली वीडियो से या फिर इसी वीडियो में ही शुरू करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखते हैं जैसा होगा आगे बढ़, क्योंकि जितनी बार बैठो उतनी बार सब पूरा एडिट दोबारा से करना पड़ता है। तो इससे बढ़िया मैं सोच रहा हूँ कि 40-50 मिनट के लेक्चर की जगह हम 1.5-2 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का एटलीस्ट 1/2 एन आवर तो वहाँ पे हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, और यहाँ से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, आइए बढ़ते हैं आगे, तो भी ये तो आ ही जाएगा इस पेज के अंदर। अब ऑन February 20, वाह भाई क्या बात है, तो वो दौर था February 20 का 1947 में, ठीक है, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड, और यहाँ पे डिक्लेयर क्या किया जाता है कि ब्रिटिश का जो रूल है वो एंड होगा। और आपको याद ध्यान देना है कि यहाँ पे उस टाइम पे कौन था, प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, ठीक है।
तो उसकी एक थोड़ी सी अलग सी कहानी है, वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे बेटर तरीके से। इंडिया वुड एंड बाय जून 30 1948 की जून 30 1948 तक ये एंड हो जाएगा। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड, और उसके बाद जो हैं रिस्पॉन्सिबल उनको दे दी जाएगी पावर्स। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्री। और यहाँ पे फिर मुस्लिम लीग की जो है वो डिमांड आ जाती है। मुस्लिम लीग क्या कहते हैं कि हमें दूसरी कंट्री चाहिए, पार्टीशन करना है। अगेन ऑन जून 3 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्टीज ऑफ कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। और इसी के साथ वो फिर एक चीज़ कहते हैं कि कोई भी प्रोविंस है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है इंडिया के लिए, अगर वो चाहे तो उससे वो अलग हो सकते हैं, उसको अनविलिंगली जो है वो कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि माने। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो कैन नॉट अप्लाई। फिर ऑन द सेम डे, फिर जून 3 1947 में ही लॉर्ड माउंटबेटन लाते हैं द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जो कि उस समय वाइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, पुट फॉर द पार्टीशन प्लान। और यहाँ पे फिर आता है माउंटबेटन प्लान, और यहाँ पे क्या आता है, माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान आता है। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और जो कि एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड, दो पार्टीज थी, कौन कौन था, एक कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, दिस मुस्लिम लीग इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग, और फिर इमीडिएटली हमें इंडिपेंडेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। द फीचर ऑफ द एक्ट वर एज फॉलोज, और जो फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, इट इनेक्टेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। अब यहाँ पे हमारा प्यारा जो भारत है, इंडिया, वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉवरेन हो गए हैं और इंडिपेंडेंट हो गए हैं कब, 15 अगस्त 1947। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान बन जाते हैं, इंडिया एंड पाक, और इसके नापाक इरादे हमेशा से सरदर्द का कारण बने हुए हैं। तो ये चीज़ हो जाती है विथ राइट टू सीसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और यहाँ पे राइट दिया गया, राइट टू सीसीड, राइट टू सीसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से हट सकते हैं, हमारी मर्जी होगी। तो अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइस रॉय, और यहाँ पे वाइस रॉय की ऑफिस को अबॉलिश कर दिया जाता है। प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन गवर्नर जनरल, और हर डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल दिया जाता है, गवर्नर जनरल दिया जाता है डोमिनियन को। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग, जो कि अपॉइंटेड होंगे, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। और यहाँ पे अब जो हिज मैजेस्टी हैं, जो वहाँ पे गवर्नमेंट है या जो वहाँ के किंग हैं, अब उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती आपकी, चाहे पाकिस्तान की चाहे इंडिया की। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन दे वांट, और यहाँ पे अब अडॉप्ट कर सकते हैं आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास पावर आ गई है। एंड रिपेल एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड आप रिपेल कर सकते हैं कोई भी हमने एक्ट बनाया है, कुछ भी हमने रूल नियम कुछ भी बनाया है, आप अगर कहेंगे भैया हम नहीं मानेंगे तो आप मत मानिए, कोई दिक्कत वाली बात।
इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इस सब। अब इसको भी मत मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियन लेजिस्लेट फॉर दियर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। और यहाँ पे आप अपने अपने हिसाब से लेजिस्लेट कीजिए, आप इस एक्ट्स के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 1947 वाज टू एक्सटेंड टू आइदर टू द न्यू डोमिनियन अनलेस इट वाज एक्सटेंडेड देयर और बाय द लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। और यहाँ पे अब कोई भी एक्ट जो होगा 15 अगस्त 1947 के बाद, कोई भी एक्ट ब्रिटिश इंडिया का अब भारत के ऊपर और ना ही पाकिस्तान के ऊपर लागू होगा अनलेस एंड अनटिल वो कहें कि हाँ हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोविज़न आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। फिर इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर। और यहाँ पे ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो अबॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर जॉइंट डोमिनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट, उनको फ्रीडम दे दी जाती है कि आप किसी को भी ज्वाइन कीजिए, चाहे इंडिया को ज्वाइन कीजिए या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, आप किसी को मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर इट ग्रांटेड फ्रीडम 9 में आते हैं। 9 में देखेंगे तो प्रोवाइड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम डोमिनियन वर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। तो वो क्या है कि मतलब पुराने वाले एक्ट के हिसाब से भी चल सकते हैं। इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल। और यहाँ पे जो वीटो है डिप्राइव कर दी गई, मतलब यही सारा है कि आप अब आज़ाद हैं। डिप्राइव कर दी गई ब्रिटिश की पावर को वीटो करने के लिए किसी भी बिल्स को या फिर रिजर्वेशन के लिए, यानी कुछ भी अब यहाँ पे नहीं हो सकता है। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज अथॉरिटी। और जो गवर्नर जो बट दिस राइट वाज रिजर्व टू द गवर्नर जनरल। लेकिन यहाँ पे अभी भी गवर्नर जनरल के पास जो है वो अभी ये राइट दिया गया था कि वो किसी भी बिल को नेम ऑफ हिज मैजेस्टी, फुल पावर टू असेंट, असेंट दे सकते हैं किसके नाम पर, हिज मैजेस्टी के नाम पर। हिज मैजेस्टी के नाम पर। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ स्टेट। और यहाँ पे गवर्नर जनरल को और जो प्रोविंशियल गवर्नर हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड कहा जाता है। जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर। और अब वो मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेंगे। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो है जो टाइटल है ड्रॉप किया गया, ठीक है। एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो टाइटल ड्रॉप हो गया, अब है ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं किंग ऑफ इंग्लैंड। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अब कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती सिविल सर्विसेज में, या फिर रिजर्वेशन किसी पोस्ट का नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। आप अपने हिसाब से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 1519 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट दैट दे वुड बी एंटाइटल्ड। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो इससे पहले सेलेक्ट हुए थे सिविल सर्विसेज में, उनको सारी वो बेनिफिट्स दी जाएंगी टू टिल दैट टाइम, उस समय तक, ठीक है। जो सेलेक्ट हुए हैं उनको नहीं कहा जाएगा चलो अब तुम हटो भाग जाओ यहाँ से। एट स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 15 अगस्त द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड एंड पावर वॉज ट्रांसफर टू न्यू। फिर यही बता रहा है कि हम जो है आज़ाद हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के, तो लॉर्ड माउंटबेटन तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है क्या बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनियन, न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। ही शोड इन जवाहरलाल नेहरू एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और वहाँ पे फिर शपथ ले लेते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, और ये बन जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट पीएम बन जाते हैं।
और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म इन 1946 बिकेम पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में थी वो पार्लियामेंट हमारी बन जाती है। द मेंबर ऑफ बोथ द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट 1947 आर मेंशन्ड इन द टेबल 1.1। और ये टेबल दिया गया है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से मेंबर थे। तो यहाँ पे हमारी ये जो कहानी है ये इसकी इधर पे ख़त्म होती है। अब हम दूसरे चैप्टर पर पढ़ते हैं।